हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में जो एग्रीकल्चर हेरिटेज सब्जेक्ट है उसका जो है एग्ज़ाम होने वाला है एमजेपीआरयू में बहुविकल्पी प्रश्नों का। तो उसके कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसमें प्रश्न जो हैं कम ही हैं, लेकिन इसमें आपके एक प्रश्न के कई प्रश्न जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मणिपुर में स्थित है। तो इसका जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1993 को हुई थी। तो अगर जैसे इसमें ये भी हो सकता है कि कृषि विश्वविद्यालय में जो है कब स्थापना हुई थी, कृषि विश्वविद्यालय की कब स्थापना हुई थी, तो इसमें से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक ही ज़मीन पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मोनोक्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इसमें स्पष्टीकरण में दिया गया है कि मोनोक्रॉपिंग को सिंगल क्रॉपिंग या मोनोकल्चर भी कहा जाता है। यह फसल की तीव्रता 100% है। फसल की तीव्रता इक्वल एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या और गुणे 100। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाता है। फसल की तीव्रता ज्ञात करने का जो है ये सूत्र हो गया है। ये वाला जो है सूत्र हो गया है। और आगे है कि भारत में फसल की तीव्रता लगभग 136% है। तो इसमें से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, कई क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे एक तो यही हो जाएगा कि भारत में फसल की तीव्रता कितनी है, तो इसमें से जो राइट हो जाएगा वो 136% हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शुष्क भूमि कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला वाला, मुख्य भूमि की उपलब्धता और कोई सामाजिक आर्थिक बाधा नहीं होना। तो इसका जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि शुष्क भूमि क्षेत्र में कृषि के लिए केवल छोटे और सीमांत भूमि क्षेत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। अधिकांश किसान छोटे हैं और आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है। 54% जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का मूल सिद्धांत है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला डी वाला, जो है मृदा को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मृदा और नमी का। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण है कि मृदा संरक्षण मृदा को उसकी क्षमता के भीतर उपयोग करके तथा उसके संरक्षण के लिए आवश्यक संरक्षण प्रथाओं को लागू करके उसे क्षरण और हानि से बचाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क भूमि खेती के लिए आदर्श गुण नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला कि लंबी वृद्धि अवधि जो है शुष्क भूमि खेती के लिए आदर्श गुण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में दिया गया है कि शुष्क भूमि पर खेती के लिए कम वृद्धि अवधि वाली फसलों की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और फसल की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियों का मौसम बहुत कम होता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कद्दू किस परिवार से संबंधित है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है कुकुरबिटेसी से जो है कद्दू संबंधित है। इसका स्पष्टीकरण है कि कुकुरबिटेसी परिवार को लौकी परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लौकी, खीरा और कद्दू आदि सभी सम्मिलित हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि कुकुरबिटेसी परिवार को लौकी परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से ये भी पूछ सकता है कि कुकुरबिटेसी परिवार को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि लौकी परिवार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि मूंग, मक्का, आलू, गेहूं किस प्रकार के फसल पैटर्न का एक उदाहरण है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा पहला वाला कि रेल फसल पैटर्न के द्वारा आधारित है, उदाहरण है। तो अगला इसका जो स्पष्टीकरण है दोस्तों कि वो है मूंग, मक्का, आलू, गेहूं रिले फसल पैटर्न का एक उदाहरण है। इसे डॉक्टर शेर सिंह वैश्य ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के
लिए सजाया था। तो इससे जो है ये वाला हमारा हो जाएगा ये, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गली फसलों के मुख्य कार्य क्या हैं। तो गली फसलों के मुख्य कार्य क्या हैं, इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला, जो है सूखे की स्थिति में सुधार, जो है गली फसलों के मुख्य कार्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका स्पष्टीकरण है कि जब कृषि योग्य फसलें पेड़ों या झाड़ियों द्वारा बनाए गए रास्तों या मार्गों पर उगाई जाती हैं तो इस प्रकार की फसल को गली फसल कहते हैं। शकरकंद, उड़द, हल्दी और अदरक जैसी कृषि योग्य फसलें यूकेलिप्टस, सुबाबुल और कैशिया की पंक्तियों द्वारा बनाए गए रास्ते में उगाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि खरपतवारों की वृद्धि को दबाने के लिए विशेष रूप से उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा स्मूथर फसल। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि स्मूथर फसलों को दबाने वाली फसलें भी कही जाती हैं। तो कौन सी कही जाती हैं? इनका मुख्य कार्य घने पत्ते और तेजी से बढ़ने की क्षमता प्रदान करके खरपतवारों की आबादी और वृद्धि को दबाना है, जैसे लोबिया, सरसों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है विग्नारा डियाटा जो है हरे चारे का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका स्पष्टीकरण है कि हरे चने का वैज्ञानिक नाम विग्नारा डियाटा है। इसे मूंग के नाम से भी जाना जाता है। हरा चना पेपिलियोनेसी परिवार का सदस्य है। तो इसमें अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल रूप से दक्षिण पश्चिमी एशिया है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा बी वाला, गेहूं जो है मूल रूप से दक्षिण पश्चिमी एशिया की फसल है। अगला इसका जो स्पष्टीकरण है दोस्तों वो है गेहूं एक रबी मौसम की फसल है जिसका मूल दक्षिण पश्चिम एशिया है। गेहूं पोएसी परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से सरसों के मौसम में उगाई जाती है। इसमें से जो है ये पोएसी परिवार जो है इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि गेहूं जो है किस परिवार से संबंधित है। तो इसमें से क्या है कि पोएसी परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि चावल का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है अधिकतम उत्पादन होता है किसका? चावल का, पश्चिम बंगाल में। इसका जो स्पष्टीकरण है दोस्तों वो है चावल का अधिकतम उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चावल के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल भी पश्चिम बंगाल में है। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा चावल भारत में उगाया जाने वाला प्रकार नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला, शरद ऋतु में जो है चावल भारत में उगाया जाने वाला प्रकार नहीं है। तो इसका स्पष्टीकरण है दोस्तों कि भारत में चावल की खेती 3 प्रकार से की जाती है। एक तो शरदकालीन चावल, और दूसरा है शीतकालीन चावल, तीसरा है ग्रीष्मकालीन चावल। तीनों को अपने अपने मौसमों में उगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्थाएं नहीं हैं। तो इसमें से जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है डी वाला, अंकुरण अवस्था जो है गेहूं में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। तो इसका जो है स्पष्टीकरण है कि क्राउन रूट आरंभिक अवस्था बुवाई के 21 दिन बाद की अवस्था है। गेहूं में सिंचाई के लिए फूल आने की अवस्था और लेट टिलरिंग अवस्था में भी महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। इसके अलावा दूधिया अवस्था और आटा अवस्था भी गेहूं में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि अनाज और बाजरा में से कौन सबसे अधिक सहनशील है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है बाजरा जो है अधिक सहनशील है। तो इसका स्पष्टीकरण है दोस्तों कि बाजरा अभी अनाजों और बाजरा में सबसे अधिक सहनशील फसल है, लेकिन यह जलभराव और अम्लीय मिट्टी के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि आश्चर्यजनक फसल का दूसरा नाम क्या है। आश्चर्यजनक फसल जो है उसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है सोयाबीन जो है एक आश्चर्यजनक फसल के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्पष्टीकरण है दोस्तों कि सोयाबीन को आश्चर्यजनक फसल या गरीबों का मांस भी कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले प्रोटीन और वसा का सबसे समृद्ध, सस्ता और आसान स्रोत है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि भारतीय तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो निकोटियाना
तबाकम है। तो क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? निकोटियाना तबाकम। अगला प्रश्न और इसका जो है स्पष्टीकरण है, भारतीय तंबाकू को निकोटिनिया टेबेकम के नाम से भी जाना जाता है। पौधे की ऊंचाई 150 से 250 सेंटीमीटर होती है, बड़ी और संकरी पत्ती की बनावट महीन होती है। निकोटीन की मात्रा 0.5 से 5.5% चबाने और धूम्रपान के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा घास प्रकार के खरपतवारों का गुण नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी वाला, त्रिभुजाकार तना। त्रिभुजाकार तना जो है घास प्रकार के खरपतवार का गुण नहीं है। अगला इसका जो है स्पष्टीकरण है दोस्तों कि घास के खरपतवार का तना त्रिभुजाकार ना होकर बेलनाकार होता है या खोखला होता है। इसमें गांठें और अंतर ग्रंथियाँ होती हैं, रिश्तेदार जड़ें होती हैं और यह ग्रेमिनी परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गेहूं के खेत में चावल जो है सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका स्पष्टीकरण दोस्तों था कि गेहूं के खेत में चावल सापेक्ष खरपतवार का एक विशिष्ट उदाहरण है। एक सापेक्ष खरपतवार एक वांछनीय पौधा है, लेकिन दी गई स्थितियों में यह एक खरपतवार के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि यह दी गई फसल को परेशान नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार का गुण नहीं है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है प्रजनक जो है वे प्रजनक द्वारा फैलते हैं। खरपतवार का जो है गुण नहीं है, क्योंकि वो जो है प्रजनक द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसका जो स्पष्टीकरण है दोस्तों वो है खरपतवार मुख्य रूप से वनस्पतिक भागों जैसे कि प्रकंद द्वारा फैलते हैं। वे खोए हुए भागों को उत्पन्न करने, खेती वाले पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उनकी वृद्धि में बाधा डालने में सक्षम है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि खरपतवार की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला वाला कि खरपतवार के सभी बीज भिन्न भिन्न रूप से परिपक्व होते हैं। तो इसका जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण है दोस्तों कि सभी खरपतवारों के बीजों का गुण एक ही समय पर एक साथ परिपक्व होना है। वे उच्च प्रजनन क्षमता वाले होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को यह जो वीडियो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबाना। राम राम।